पहला कदम के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम हैं जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट में और यहां पे हमारे साथ हैं सैकड़ों स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के जो आज पहला कदम में हिस्सा लेंगे। जैसे आपको मालूम है, पिछले 12 एपिसोड्स में हमने एक पाठशाला की है स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है या पहला कदम जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें किस तरह से निवेश करें। आने वाले हफ्तों में हम कॉलेजेस के कैंपसेस में जाएंगे, जहां पे हम बात करेंगे हमारे इस देश के सबसे होनहार स्टूडेंट से जो चाहते हैं कि अपने पैसों को अच्छी तरह से निवेश करें और इक्विटी मार्केट से काफी फेमिलियर भी हैं और चाहते हैं कि और सीखें, जिससे कि ये आगे चलते चलते अपने पैसों की वृद्धि और अच्छी तरह से कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। आपको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारे आज के दो जो गेस्ट्स हैं, चित्रा रामाकृष्णन, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सुदीप बंदोपाध्याय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर एट रिलायंस मनी। चलिए आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सवाल भी मार्केट क्रैश के से ही रिलेटेड है। कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा मैंने कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, और जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है और ये किस ढंग से मार्केट को अफेक्ट करता है। There are many demand supply issues which affect a market, and all demand supply issues interplay is what is the result of what you see on the market. Now, on one specific factor which you mentioned on what is this participatory notes, what happens is many times there are investors outside this country who wish to participate in this country, but for many reasons of either entry barriers or the kind of products they want, they are unable to access on the main market. They take an exposure on the Indian market, for example, or a Chinese market or a Korean market, through a foreign broker in an overseas land. So it's basically an obligation or an exposure that is written by a broker to another investor on a third market, which they are unable to access directly. जी थोड़ा पीछे चलते हैं, आइए आप पीछे। हाँ ओके हम लोग ने देखा है कि बहुत सी इंडियन कंपनीज आज फॉरेन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, लाइक इन्फोसिस इज लिस्टेड ऑन नैस्डैक, बट फॉरेन कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है अभी। सो इसका कारण क्या है और कोई प्लान है कि उनको अट्रैक्ट करे सो दैट दे गेट लिस्टेड ऑन द इंडियन। आपको फॉरेन कंपनियों के शेयर खरीदना या है? इंडियन कंपनी अच्छी नहीं लगती? देयर आर, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस। क्यूरियस, ठीक। See, our policies in the process of opening up, so today also we don't really allow foreign listing directly on the Indian market. Why Indian companies go overseas? In the erstwhile era, it was for visibility, it was for international presence. But increasingly with integration, I think we can compete with the best markets in the world. But if you actually look at how will we be able to do overseas companies on the Indian market, even before we open up foreign listings, it can be through a depository receipt mechanism like an IDR. As you know, the IDR rules were just sort of enunciated about a few months ago. A lot of exploratory work is going on, and I do believe there will be companies interested in coming and listing on India, more because they have customer bases in India, they have huge setups in India, so they want to have a presence and visibility in India, just like 5 years ago many of our IT companies wanted to have presence in other markets. लेकिन इसका एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, अगर इनको क्यूरियोसिटी है, शायद इंटरेस्ट है, मान के चलें इनको माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदना है, क्या आज जिस तरह से कंट्रोल्स लिबरलाइज हो चुके हैं, अब $2 लाख का लिमिट हो चुका है एक इंसान का, तो क्या टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल है आज कि मैं आपके ऑफिस जाऊं और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदूं? जी ये बिल्कुल पॉसिबल है विवेक, बिल्कुल सही सवाल है। जैसे विवेक ने बताया है कि $2 लाख तक हर साल, एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट अब्रॉड एंड वेरियस परमिटेड एवेन्यूज आर देयर. Shares definitely are one of them. So you as an individual can actually go and invest and buy, as Vivek was saying, Microsoft shares. There are a couple of companies who are facilitating that also in the country as of now. कि मुझे मतलब न्यूयॉर्क जाके नहीं खरीदना, यहीं से खरीद सकता हूं? यहीं बैठ के आप खरीद सकते हैं, आपके कंप्यूटर टर्मिनल से खरीद सकते हैं. Traditionally, we have been advised to invest in long term, the period for same being 10 years. Now with the pace at which the markets are moving, do we revise our time frames and what
should be the frequency at which we, consider asset relocation? For example, a person investing at a market level of 4,000 with a time frame of 10 years has seen the market grow by 15,000 points in a frame of 3 years. So does he need to consider revision of asset allocation, or should he wait for 7 more years? Or how much does he stand to gain by waiting for 7 more years? सुदीप, ऐसा है, बिल्कुल सही सवाल है आपका, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. एसेट एलोकेशन वंस यू हैव डन, यू नीड टू रिविजिट इट. कभी भी कोई मेजर इवेंट होए इन द एनवायरमेंट, इफ देयर इज एनीथिंग, आई थिंक ये सही होगा इन्वेस्टर को एक बार रिविजिट करें एसेट एलोकेशन. जैसे कि आपने बोला है, सही बोला है, कुछ साल पहले अगर उन्होंने 3,000 जब इंडेक्स था इन्वेस्ट किया और आज के दिन में 18,000 इंडेक्स है, तो आई एम श्योर ये राइट होगा, अप्रोप्रिएट होगा कि वो रिविजिट करे. कहीं कहीं जहां पे उनका प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जहां पे उनका बहुत प्रॉफिट हो गया है, मे बी ही शुड बुक द प्रॉफिट एंड डिसाइड ऑन रीअलोकेटिंग. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच वन शुड कंसिडर. उनका खुद ही फाइनेंशियल, अपना निजी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, कैसे वो प्रोग्रेस किया है, उनका फ्यूचर नीड्स क्या है. क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियल एलोकेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एलोकेशन, ही हैज टू मैरी टू थिंग्स. वन इज द मार्केट्स एंड द एनवायरमेंट, सेकेंड इज हिज पर्सनल नीड्स. ये दो मैरी करके करना चाहिए एंड कंटिन्यूअसली रिविजिट करना चाहिए. कोई सेट रूल नहीं है कि 3 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा नहीं करना चाहिए.